हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। फिलहाल चेक क्लियरेंस में कुछ दिन का वक्त लग जाता है, जिसे बदलकर अब आरबीआई नई व्यवस्था के तहत कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग मोड पर ले आएगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो भी चेक जमा होंगे उनकी इमेज और डेटा तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी। उसे शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है तो चेक को ऑटोमेटिक क्लियर मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकारी नलकूपों के मरम्मत और आधुनिकीकरण के निर्देश दिए। अगर आप परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी एक भरोसेमंद विकल्प है, खासकर जब यह निवेश आप अपनी पत्नी के नाम पर करते हैं। भारतीय परिवारों में अक्सर निवेश से जुड़े फैसले पुरुष ही लेते हैं, लेकिन पत्नी के नाम पर निवेश करना कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा करने से पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और अगर वह हाउसवाइफ है तो उनके नाम पर खोले गए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का बोझ भी कम हो सकता है, क्योंकि उनकी अलग आय नहीं होती। इसके साथ ही इस तरह का निवेश परिवार के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करता है। आपातकालीन स्थिति में पत्नी सीधे उस निवेश का उपयोग कर सकती हैं, जिससे परिवार की आर्थिक जरूरतें समय पर पूरी हो जाती हैं। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये खबर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। भले ही आयोग का आधिकारिक गठन या नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सैलरी का कैलकुलेशन जनवरी 2026 की तारीख से ही किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक मुख्य भत्ते से जुड़ी बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। इसके अलावा पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है, जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है। अरब सागर में इस बार का मौसम का पहला समुद्री तूफान चक्रवात शक्ति में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक ये चक्रवात वर्तमान में गुजरात के द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित बताया जा रहा है। आईएमडी का अनुमान है कि यह चक्रवात शनिवार तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने स्पष्ट किया है कि इसका भारतीय भूभाग इंडियन टेरिटरी पर किसी प्रकार का कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। कई बार हाईवे पर सफ़र करते समय इमरजेंसी में सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक नई पहल की है, जिसके तहत हाईवे पर QR कोड साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स को स्कैन करते ही यात्रियों को तमाम जरूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित दर्जनों जिलों में तेज बारिश हो रही है। गोरखपुर में देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी है। वहीं तेज हवा भी चल रही है। इसके अलावा कानपुर और वाराणसी में भी तेज बारिश हो रही है। वाराणसी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बरेली में बहुत तेज बारिश की आशंका है। DGHS ने कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाएं बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इनका इस्तेमाल सामान्य तौर पर नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले करीब 2 हफ्तों में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों को शक है कि इन मौतों का संबंध दूषित कंटामिनेटेड खांसी के सिरप से हो सकता है। पड़ोसी राज्य राजस्थान के सीकर जिले में भी कुछ दिन पहले इसी तरह 2 बच्चों की मौत हुई थी। मृतक 9 बच्चों में से कम 5 बच्चों ने कोल्ड्रेफ सिरप लिया था, जबकि एक को नेक्स्ट्रो सिरप पिलाया गया था। इसके बाद निजी डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी बच्चे में वायरल जैसे लक्षण दिखे तो उसे निजी क्लिनिक में इलाज न देकर सीधे सिविल अस्पताल भेजा जाए। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना फास्टैग लगे वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहनों को यूपीआई से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा।
ये व्यवस्था 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर लागू होगी। शुक्रवार को एनएचएआई के सीजीएम ऑपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया, वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में 2 गुना टोल शुल्क देना पड़ता है। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब यूपी कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार बना हुआ है। यूपी कर्मचारी ताक लगाए जुलाई के डीए का इंतजार कर रहे हैं। अब इसी बीच यूपी कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत कर्मचारियों को 7,000 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। दिवाली से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसका सीधा फायदा राज्य भर के दुकानदारों को होगा। जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है वह होटल भी खुले रहेंगे। बता दें कि शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, होटल और दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में विभिन्न विभागों के कार्यों और नीतियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों को अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विभागीय प्रक्रिया, सेवाओं की पारदर्शिता और आम जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सरकार की लेबर कार्ड योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस योजना के तहत मजदूरों को 18,000 रुपये तक की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, जो उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। अगर आप मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो यह योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेबर कार्ड योजना, जिसे ई श्रम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और आर्थिक सहायता देती है। साल 2025 में इस योजना को और बड़ा किया गया है, जिसमें 18,000 रुपये की राशि दुर्घटना बीमा, पेंशन और सालाना मदद के रूप में दी जाएगी। इस लेख में हम बताएंगे कि लेबर कार्ड योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं। कीवर्ड्स जैसे लेबर कार्ड योजना 2025, मजदूर कार्ड आवेदन और 18,000 रुपये लाभ को ध्यान में रखकर ये लेख खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ सकें। अगर आप मजदूर हैं तो अभी आवेदन करें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करें। गांधी जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खादी ग्राम उद्योग के स्टोर पर पहुंचे और राष्ट्रपिता को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने खादी और स्वदेशी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि आज़ादी के आंदोलन से ही खादी और स्वदेशी का विचार निकला था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यह आंदोलन एक बार फिर जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खादी को केवल एक कपड़ा न मानकर एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में खादी का व्यापार कई गुना बढ़ा है और ये लाखों परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बना है। उन्होंने बताया कि खादी केवल परिधान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। भारत ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएगा। ये 2020 के बाद पहली बार होगा जब दोनों देशों के बीच सामान्य कमर्शियल फ्लाइट संचालित होंगी। विदेश मंत्रालय मार्ट ने बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटीज के बीच तकनीकी स्तर पर चली बातचीत के बाद सहमति बनी है। यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश का हिस्सा है। मां के मुताबिक अक्टूबर 2025 के अंत तक भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें दोबारा चालू हो जाएंगी। चलन से हटाए जा चुके 2,000 रुपये के 5,884 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी प्रचलन में हैं। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि 2,000 रुपये के बैंक नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 30 सितंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 5,884 करोड़ रुपये रह गया है। 19 मई 2023 को चलन से हटाए जाते समय कारोबार की समाप्ति पर इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि 19 मई 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल बैंक नोटों में से 98.35% अब वापस आ चुके हैं। इन नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा भारतीय डाक के माध्यम से 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए रिजर्व बैंक के किसी भी जारीकर्ता कार्यालय में भेजे जा सकते हैं। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और अपनी PF बैलेंस, आखिरी जमा राशि जैसी जानकारी पाना चाहते हैं तो अब ये काम बहुत ही आसान हो गया है। EPFO ने एक मिस्ड कॉल सेवा शुरू की है, जिससे आप बस एक मिस्ड कॉल देकर ये सभी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।
ये सुविधा न सिर्फ फ्री है बल्कि इसके लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब आप ईपीएफओ द्वारा जारी नंबर 9966044425 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल करते हैं तो आपको एसएमएस के माध्यम से कुछ अहम जानकारियां मिलती हैं, जैसे आपकी पीएफ खाता में जमा की गई आखिरी राशि, आपका कुल पीएफ बैलेंस और यूएएन से जुड़ी जरूरी जानकारी। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और सभी ईपीएफओ सदस्यों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के मृतक आश्रितों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मृतक आश्रितों को वही नौकरी मिलेगी जो समूह में उनके परिजन काम कर रहे थे। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान दुनिया छोड़ देता है तो उसके परिवार के सदस्य को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी, न कि कोई ऊंचा पद। यह नया नियम कार्मिक विभाग ने मंगलवार को जारी किया है। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं। पहले के नियमों के तहत अगर मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता किसी ऊंचे पद के लिए उपयुक्त होती थी तो उसे उच्च पद पर नौकरी मिल सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी निचले समूह में काम कर रहा था लेकिन उसके आश्रित की योग्यता ज्यादा थी तो उसे ऊंचे समूह में नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। भारत इस समय वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर $24.4 बिलियन करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस सूची में भारत पहले स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया $21.3 बिलियन के कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद यूक्रेन $16.6 बिलियन, कोलंबिया $16.4 बिलियन, ब्राजील $15.5 बिलियन और फिलीपींस $14.7 बिलियन के कर्जदार देशों की सूची में शामिल हैं। वहीं चीन $14.4 बिलियन, मैक्सिको $13.8 बिलियन, तुर्की $12.7 बिलियन और अर्जेंटीना $12.1 बिलियन के कर्ज के साथ शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। हरियाणा के किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में फसल क्षति मुआवजा देने, कर्ज वसूली रोकने और ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में छूट देने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं, जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।